हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जिसमें फंक्शन ऑलरेडी पहले से बने होते हैं और इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं या बार बार कॉल करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह के फंक्शन को हम लोग खुद डिफाइन करेंगे। सेल्फ नेम से आप ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करोगे और उसको बार बार हम लोग कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है बेसिकली। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि फंक्शन एक ग्रुप ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसको एक नेम से आप असाइन कर देते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कोड किया हुआ है और इसको करली ब्रेसेस के अंदर आपने कंबाइन कर दिया और इस सेगमेंट का एक मैंने नेम असाइन कर दिया। कुछ भी सपोज करो मैंने एसटीडी नेम से असाइन कर दिया और इसको जब भी आप कॉल करोगे इस नेम से, ये कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने 2 टाइम यहाँ पे इसका नेम राइट किया, तो इसका मतलब है इस सेगमेंट में जो भी कोड आपने किया होगा वो 2 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको एक बार कोड राइट करना होता है और उसको मेनी टाइम आप अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये प्रोग्राम का स्मॉल सेगमेंट होता है जिसको रीयूज किया जा सकता है, बार बार कॉल किया जा सकता है। ऐसे ऐसे मल्टीपल सेगमेंट हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब है एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस आप बना सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने सिंटेक्स राइट किया हुआ है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप यूज करना है, फिर फंक्शन का सेल्फ डिफाइंड नेम आपको यूज करना है, कोई रिजर्व वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करोगे, और ये पैरामीटर पास करना होता है। देखो ये ऑप्शनल पार्ट है, यदि इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप पास कीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, एम्प्टी आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। उसके बाद देखो ये इसका यहाँ पे करली ब्रेसेस से मैंने स्टार्ट किया, इसका बॉडी सेक्शन है और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया है, और इसमें जो भी कोड राइट करोगे ये इस फंक्शन का बॉडी सेक्शन कहलाएगा। और जब भी इस नेम से कॉल करोगे तो ये बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कोड आपने किया हुआ है वो कोड अगेन एंड अगेन कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो डेटा टाइप मैंने यूज किया है, इसमें देखो कई तरह के डेटा टाइप इसमें यूज कर सकते हो। देखो एक तो वॉइड डेटा टाइप यूज करोगे, जो मैंने आपको बताया था कि वॉइड फंक्शन के साथ हम लोग यूज करेंगे, तो एक वॉइड डेटा टाइप है। इसके अलावा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और भी डबल, ये भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। यानी इसमें से कोई भी डेटा टाइप आपको यूज करना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वॉइड और एक फंक्शन का नेम मैंने डिस्प लिया है। देखो ये सेल्फ डिफाइंड नेम है और यहाँ पे पैरामीटर मैंने पास नहीं किया है, एम्प्टी रखा है। और उसके बाद एक करली ब्रेसेस, यहाँ पे आपको इस तरह से राइट करना है और यहाँ जो भी कोड राइट करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी आप इसको इसके नेम से कॉल करोगे। जैसे देखो डिस्प को यहाँ मैंने 2 टाइम कॉल किया है, तो यहाँ जो भी कोड सेगमेंट होगा ये 2 टाइम आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे इन डिटेल्स। एक कंप्लीट एग्जांपल से हम लोग शो करते हैं कि किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और उसको कॉल करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले प्रोग्राम में आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लो, जितनी भी हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट हो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर देखो मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन किया इस तरह से। देखिए इसका डेटा टाइप क्या है, वाइड है, और इसका नेम मैंने डिस्प लिया है, और इसका जो पैरेंथेसिस है इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, एम्प्टी मैंने रखा है। और ये देखो ये फंक्शन का बॉडी, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे करली ब्रेसेस, यहाँ पे क्लोज करोगे, ये फंक्शन का बॉडी पार्ट है। इसमें आपने जो भी कोड राइट किया होगा वो एग्जीक्यूट होगा कब, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, यानी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे। कॉल करने का तरीका है, यहाँ पर देखो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी आपने फंक्शन का नेम राइट करना है आपको, और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना, अदरवाइज एरर शो करेगा। इस तरह से पैरेंथेसिस है, इसके बीच अभी कोई पैरामीटर नहीं है तो आपको एम्प्टी रखना है, राइट। अब इसका मतलब है कि ये डिस्प्ले फंक्शन यहां से कॉल हो जाएगा, यहां जो भी कोड आपने राइट किया होगा वो कोड यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन आपने दूसरी बार कॉल किया है तो क्या होगा, ये वाला कोड फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। यानी जितनी बार मेन में इसको कॉल करोगे इस नेम से, ये ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट बार बार रीयूज होता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि मैं देख सकते हो इस एग्जाम्पल में मैंने किया हुआ है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, फिर यहाँ पर देखो ये फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया है, बट इसके अंदर कोड मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया है, यानी इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन करना। फंक्शन को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, इसमें इसका नाम डिफाइन कर दिया है, सेमी कॉलन है। नोटिस करो यहाँ पर, यहाँ मैंने सेमी कॉलन यूज नहीं किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ फंक्शन आप डिफाइन करने जा रहे हो, यहाँ पे कोड करने जा रहे हो, बट यहाँ पे अभी हम लोग कोड नहीं करने जा रहे हैं, यानी अभी आप जस्ट
फंक्शन का नेम आपने डिफाइन कर दिया और सेमीकोलन असाइन कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इसका डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। इस डेफिनेशन को कहा जाता है प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी आपने सिर्फ फंक्शन को का नेम अभी डिक्लेयर कर दिया है। ओके, चलिए अब इसको फिर क्या करते हैं। देखो यहाँ मेन में कॉल कर लिया है, एग्जैक्टली सेम है जैसा आपने यहाँ मेन में किया था। और यहाँ पे आप इसको कॉल किया है मैंने 2 टाइम्स इस तरह से। और देखो इस फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो यहाँ पे लास्ट में किया है, देख सकते हो मेन में कॉल करने के बाद किया है। और यहाँ पर सेम कोड मैंने किया है जो पिछले एग्जांपल में किया था, वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे आपने कोड राइट किया हुआ है। तो ये है फंक्शन डेफिनेशन, लेकिन इस केस में आपने फंक्शन का नेम पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, इसीलिए ऐसे डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन के नेम से हम लोग जानते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ये भी तरीका है, इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिटर्निंग फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन। देखो जब भी कोई फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो, जैसे मैंने डिस फंक्शन अभी डिक्लेयर किया है, तो इससे पहले यदि वॉइड डेटा टाइप यूज करते हो तो इसको वॉइड फंक्शन कहते हैं। और वॉइड के अलावा कोई अदर डेटा टाइप यूज करते हो जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट या डबल, तो इसको कहते हैं हम लोग रिटर्निंग फंक्शन। राइट, तो ये तो समझ में आ गया रिटर्निंग फंक्शन एंड वॉइड फंक्शन। बट ये कैसे वर्क करता है इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए इसको मैंने डिफाइन यहाँ कर दिया है, रिटर्निंग फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है और वॉइड फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। बट इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से यहाँ पर देखेंगे। राइट, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है यहाँ पर इंट सम, यानी ये फंक्शन का नेम है और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो देखो मैंने वॉइड यूज नहीं किया है, ये आपने वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप, जैसे मैंने यहाँ इंटीजर यूज किया है, तो इसका फर्स्ट सेंस ये जाता है कि आपको इस फंक्शन में एक रिटर्न कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि जब भी आप कोई अदर डेटा टाइप यहाँ पे यूज करते हो तो रिटर्न आपको यूज करना है। और इस रिटर्न के साथ देखो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, सी राइट किया हुआ है, यानी सी क्या है, इंटीजर है। तो कहने का मतलब यह है कि रिटर्न के साथ आपको कोई एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा, जो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है, देख सकते हो इस फंक्शन में इंटीजर लिया हुआ है। तो इस वजह से रिटर्न के साथ कोई इंटीजर वैल्यू आप पास कर सकते हो। यस, वेरिएबल भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ ए बी सी को इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। यस, यदि इसका डेटा टाइप कैरेक्टर होता तो आप रिटर्न के साथ कोई एक कैरेक्टर वेरिएबल इस तरह से आपको पास करना होता। तो ये आप जरूर नोटिस करो कि जब भी इंट फंक्शन यानी वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप यूज करते हो तो उसमें रिटर्न कंपलसरी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। चलिए अब उसके बाद बाकी के ऑपरेशन नॉर्मली है, जैसे आप नॉर्मल ऑपरेशन करते हो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इस तरह से डायरेक्टली देखो यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ यूजर से भी एंट्री कर सकते हो। फिर इसका ये सम कैलकुलेट किया है और ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया। और साथ साथ रिटर्न के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इसका मतलब है सी की वैल्यू है रिटर्न होने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं। एक और फंक्शन मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हो इसमें मैंने void यूज किया है। तो void जब भी यूज करते हो तो इसके साथ आपको रिटर्न यूज नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया क्लियर। यदि void के अलावा कोई अदर डेटा टाइप है तो रिटर्न आपको यूज करना पड़ेगा। यदि आप void यूज करते हो तो रिटर्न की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलिए बाकी नॉर्मली यहाँ भी मैंने ये वेरिएबल लिया है, सेम कोड मैंने यहाँ भी राइट किया है जो इसमें किया था। और ये यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई भी सी में स्टोर किया और इस मल्टीप्लाई को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। राइट, चलिए तो आपके सामने ये दो फंक्शन है, एक वॉइड फंक्शन है और एक क्या है, रिटर्निंग फंक्शन है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसको कॉल कैसे करते हैं। मैंने जो यहाँ डेफिनेशन लिखा था इसका क्या मीनिंग था, ये हमेशा एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो देखो जब ये रिटर्निंग फंक्शन है, इसको जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। और कौन से वेरिएबल में, इंटीजर में, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से सी रिटर्न कर रहा है और सी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ देखो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल एक्स लिया और x के अंदर सम को मैंने कॉल किया। तो देखो सम एग्जीक्यूट होगा, यानी जो कोड किया हुआ है आपने यहाँ पे एडिशन, ये प्रिंट करेगा, ये 30 आपके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, जो सम का फाइनल रिटर्न वैल्यू है, क्या रिटर्न वैल्यू है, सी में क्या है अभी 30
30 है, तो उस 30 को x के अंदर भी यहाँ पर स्टोर कर देगा। यानी देखो सम ने अपना टास्क कंप्लीट किया और साथ साथ यहाँ से जो वैल्यू आपने रिटर्न किया था, यहाँ कुछ भी लिखोगे, जैसे c की जगह यहाँ पर 0 लिखा होता तो x में क्या स्टोर कर देता, यहाँ पर 0 स्टोर करता। यदि यहाँ पर रिटर्न के साथ आपने 1 लिखा होता तो ये क्या रिटर्न करता है, x की वैल्यू 1 रिटर्न करता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे आप रिटर्न करवाओगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर कॉल करते समय स्टोर हो जाएगा। कौन से वेरिएबल में? जिसमें आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। राइट, समझ में आ रहा है? तो जब भी रिटर्निंग फंक्शन को आप कॉल करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि उसको कॉल करने के लिए आपको किसी न किसी वेरिएबल का हेल्प लेना होगा। यानी इसको यदि सम को डायरेक्टली बिना वेरिएबल का कॉल करोगे तो ये एरर शो करेगा, वर्क नहीं करेगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा था रिटर्न अ वैल्यू, यानी रिटर्निंग फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसको किसी न किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा कॉल करते समय। ये पॉइंट हो गया क्लियर? और देखो वाइड फंक्शन को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली नेम से मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे क्या राइट किया आपने, फंक्शन का नेम, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ जो भी कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका 200 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। तो देखो दोनों फंक्शन ने टास्क परफॉर्म किया, सम ने अपना टास्क परफॉर्म किया, मल्टीप्लाई ने अपना टास्क परफॉर्म किया, लेकिन दोनों को कॉल करने का तरीका आप देखिए अलग अलग है। यानी सम ने अपनी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दिया, स्टोर कर दिया एक्स के अंदर, लेकिन मल्टीप्लाई ने कैलकुलेशन तो किया लेकिन एक कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं कर पा रहा है, मेन के अंदर रिटर्न नहीं कर पा रहा है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर, कि आप क्या चाहते हो प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स को आर्गुमेंट के नेम से भी जानते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो इस समय इसके जो पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई वैल्यू आपने यहाँ पास किया है तो इसको कहा जाता है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट। ये पैरामीटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड एक्चुअल। फॉर्मल का मतलब है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो, फंक्शन डिफाइन करते समय जो वेरिएबल आप इसमें पास करते हो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंटीजर a और b, टू वेरिएबल्स यहाँ मैंने पास किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। राइट, इसी तरह जब फंक्शन को कॉल करते हो, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है सम को, और यहाँ पे देखो डिफाइन करते समय कितने आर्गुमेंट आपने पास किया है, 2 आर्गुमेंट। तो कॉल करते समय भी एग्जैक्टली आपको 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे। यदि 2 से कम किया है या ज्यादा किया है तो एरर शो करेगा। तो ये मैचिंग होना चाहिए कि जितने आपने यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट डिफाइन किया है उतने आपके एक्चुअल आर्गुमेंट भी पास करने होंगे। यानी यहाँ कॉल करते समय यहाँ पर जो भी वैल्यू या वेरिएबल, इस चीज को नोट कीजिए, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू की जगह हम लोग वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी वैल्यू या वेरिएबल पास करोगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। राइट, तो ये समझ में आ गया फॉर्मल एंड एक्चुअल क्या होता है। बेसिकली एक्चुअल का मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या पास हो रहा है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। यहाँ तो जस्ट आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे सम कर दिया। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगा वो कॉल करते समय ही डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इसको एक्चुअल कहते हैं और इसको फॉर्मल कहते हैं। यानी फॉर्मल का मतलब है यहाँ जस्ट आपने फॉर्मेट बना लिया कि हमें क्या करना है, कौन सी वैल्यू पास करना है, और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पास किया जाता है। राइट, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने यहाँ भी देखा कि इंटीजर a और b इस तरह से मैंने एक वेरिएबल आर्गुमेंट में पास किया है, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, a कॉमा b, इस तरह से जैसे सिंपल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं। नो, इस तरह से इसको नहीं राइट किया जा सकता। यानी इसमें जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे सब को अलग अलग डेटा टाइप लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे इंटीजर a और इंटीजर b राइट किया है, मतलब इस तरह से आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। एक और डाउट होगा कि क्या इसमें सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो लास्ट में आपको सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट करना होता है। तो नो, इसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी सेमी कॉलन यूज नहीं करना है। जितने वेरिएबल आप यहाँ डिक्लेयर करना चाहते हो कॉमा डाल के और उसका डेटा टाइप के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद इसको जब कॉल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने कॉल किया है, तो कॉल करते समय ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट और डेटा टाइप मैच होना चाहिए। यानी यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, यानी डिफाइन करते समय आपने क्या लिया है, इंटीजर लिया है,
तो यहाँ इंटीजर वैल्यू ही पास करोगे, कोई और वैल्यू पास करोगे तो एरर शो करेगा। और इसमें कितने आर्गुमेंट है, ए और बी, 2 आर्गुमेंट पास किया है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आपको पास करने होंगे, 2 से ज्यादा या कम करोगे तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। यानी कॉल करते समय जो भी आर्गुमेंट या पैरामीटर आपने डिफाइन किया है, इसके डेटा टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपने 4 इनपुट किया है, सेकेंड नंबर पे 5 इनपुट किया है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जब कॉल होगा तो ये यहाँ पे कॉपी होने वाला है। देखो इसके अंदर, तो इसमें जो 4 है वो यहाँ ए के अंदर कॉपी हो जाएगा और जो 5 है वो यहाँ कॉपी होगा। यानी जो इसका सीक्वेंस है, आपने यहाँ जो डिक्लेयर किया है, जिस सीक्वेंस में पहले ए और उसके बाद बी, तो इसी तरह ये जो फर्स्ट नंबर है ए में स्टोर होगा और सेकेंड नंबर क्या होगा, बी में स्टोर होगा। राइट, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक और डाउट आपके मन में होगा कि यहाँ मैंने डायरेक्टली नंबर इनपुट कर दिया, आप ये सोच रहे हो कि क्या यहाँ यूजर से नंबर एंटर किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। यहाँ सिंपल आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, एक्स और वाई, कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, और फिर यहाँ पे जब इसको कॉल करोगे तो इस तरह से कॉल कर सकते हो, सम, और यहाँ पे एक्स पास करना है और यहाँ पे वाई पास करना है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद आपको यूजर से स्कैन भी करवाना होगा। स्कैन ऐप की कोडिंग आप कर लेना, जहां पे यूजर से पहले एक्स और वाई में नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल करोगे। इस तरह से कॉल करने का मतलब है कि यहाँ जो ये एक्स की वैल्यू है ये ए में कॉपी हो जाएगा, यानी ए के अंदर एक्स स्टोर हो जाएगा, और ये जो वाई की वैल्यू है ये बी में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे y की वैल्यू b में, और फिर एक कैलकुलेशन करेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट नंबर पास कर सकते हो, यूजर से इनपुट करके भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक और डाउट होगा आपके मन में कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल a और b लिया हुआ है, तो क्या यहाँ जो आपने x और y लिया, इसके जगह हम लोग इंटीजर a कॉमा b ले सकते हैं, यानी सेम वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। यानी यहाँ पर a और b के नेम से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इंटीजर a और b से डिक्लेयर कर लो, यूजर से नंबर इसमें एंटर करोगे और सम कॉल करते समय यहाँ पर a और b इस तरह से आपको पास करना होता है। राइट, तो देखो इसमें बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट है बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पर जो आपने वेरिएबल लिया है उसका इस वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो भी नंबर आप इसमें पास करोगे इसको ये कॉपी कर देगा, यानी यहाँ जो भी वैल्यू पास होगा इसको यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, दैट्स इट। उसके बाद ये यहाँ पर रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा जो भी आपने कैलकुलेशन किया है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग। देखो दो तरीके से आर्गुमेंट पास किया जाता है यहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस को पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू को पास बाय वैल्यू के नेम से भी जानते हैं, इस चीज को आप याद रखिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है जो एक्चुअल आर्गुमेंट है वो बेसिकली फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी करता है अपनी वैल्यू को। जैसे यहाँ एग्जांपल से देख सकते हो, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है और इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, सिंगल आर्गुमेंट है इंटीजर ए। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर, जैसे इसमें जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसमें सेमी कॉलन यूज नहीं होता आर्गुमेंट में, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक बेसिक ऑपरेशन किया है, इसमें 5 इंक्रीमेंट किया है और इसको मैंने प्रिंट कर दिया है। ओके, सिंपल प्रोग्राम है, आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो मेन में इसको कॉल किया है, यहाँ पर मैंने यूजर से एंट्री कर दिया है आपके रिक्वेस्ट पे। देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है m, और यहाँ एक मैसेज प्रिंट किया और यहाँ स्कैन किया है। m के अंदर आप एक नंबर पास करोगे, कुछ भी, सपोज करो मैंने यहाँ पर ये 10 पास किया है। तो इसका मतलब है कि अब फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, देखो कॉल करते समय यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में क्या पास किया, m, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पास कर दिया। तो ये क्या है आप सबको पता है, ये है एक्चुअल आर्गुमेंट। तो जो इसकी वैल्यू है, एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यू है, वो बेसिकली ये फॉर्मल आर्गुमेंट में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यानी आप ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर मेमोरी में m एक वेरिएबल है, इसमें आपने स्टोर किया होगा 10, तो ये क्या करेगा, एक दूसरा वेरिएबल है a, इसमें ये स्टोर कर देगा यहाँ पर 10। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल आर्गुमेंट कॉपी होता है फॉर्मल आर्गुमेंट में। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने राइट किया हुआ है कि एनी चेंजेस मेड टू पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज करते हो पैरामीटर में, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, फंक्शन के अंदर कुछ भी आप चेंजेस करते हो तो ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट है इसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर अभी देख सकते हो, इसमें मैंने क्या ऑपरेट किया हुआ है, a प्लस 5, यानी a की वैल्यू में 5 ऐड किया है, तो यहाँ आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या होने वाला है, 15, यानी स्क्रीन पे 15 डिस्प्ले होगा। लेकिन जो इसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, वो एज इट इज अभी क्या होगा, 10 होगा, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा।
तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ, तो इस तरह से आप लिख सकते हो 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस फॉर्मल आर्गुमेंट में पास किया जाता है। पिछले एग्जांपल में आप लोगों ने देखा कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू है वो कॉपी होता है एक्चुअल आर्गुमेंट में, राइट, बट इसमें एड्रेस पास किया जाएगा। तो एक चीज और मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं कि जब भी आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हो उस वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को पॉइंटर से डिक्लेयर करना होता है। ये पॉइंटर अभी आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि उसको पॉइंटर से कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज करो हमारा वेरिएबल ए है, अब ए के साथ इस तरह से स्टार और ए डिक्लेयर करते हो, तो ये जो वेरिएबल है अब इसमें आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इतना आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी स्टार से यानी पॉइंटर से हमने इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसमें एड्रेस पास किया जा सकता है, राइट। बाकी डिटेल हम लोग ये पॉइंटर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, देख सकते हो यहाँ पर इंटीजर ए के साथ मैंने पॉइंटर ऐड किया हुआ है। इसका मतलब है इसमें एड्रेस पास किया जा सकता है। देखो सिंपल ऑपरेशन यहाँ भी किया है, पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ 5 का इंक्रीमेंट किया है और ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है, ए की वैल्यू प्रिंट होगा, राइट। अब आप देखो इसको मैंने कॉल किया है इंटीजर एम और यहाँ यूजर से आपने एंटर करवाया। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने 10 इनपुट करवाया होगा, तो आप देखो कंप्यूटर मेमोरी में ये एम में आपने क्या स्टोर कर दिया, 10, राइट। अब यहाँ पे देखो m% यानी एंड का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है एड्रेस। यानी अब जो m का एड्रेस है वो डिस्प्ले में पास किया है। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका एड्रेस 100 है। देखो मैंने मान लिया है, एग्जैक्टली 100 नहीं होता सिस्टम में, मैंने समझाने के लिए मान लिया कि ये जो वेरिएबल है कंप्यूटर में इसका एड्रेस क्या है, 100 है। तो यहाँ पर m% राइट करने का मतलब है कि डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पर आपने एड्रेस पास किया है, और ये जो एड्रेस है ये कहाँ पास हो रहा है, ये इस वेरिएबल के अंदर, किसके अंदर, ए के अंदर यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है, राइट। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 है, 10 पास नहीं होगा, इसका एड्रेस पास होगा, इसका लोकेशन कंप्यूटर मेमोरी में जो होगा वो चला जाएगा ए के अंदर, राइट। अब यहां से जो पॉइंटर वेरिएबल की एबिलिटी होती है कि ये यहां से इस एड्रेस से ये क्या करेगा, वैल्यू को फेच कर लेगा, रीड कर लेगा। तो इसने वैल्यू रीड किया और यहाँ पे ऑपरेशन इसने किया 10 + 5, तो क्या करेगा 15। ये देखो ये यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पे, 15। लेकिन ये देखो यहाँ पर एड्रेस से वैल्यू को एक्सेस किया है, तो उस एड्रेस में जो भी वैल्यू होगा उसको इसने अपडेट कर दिया है। तो अब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है इसको अब इसने अपडेट कर दिया, तो जानते हो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे m को प्रिंट करोगे तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 15 होगा और यहाँ भी इसकी वैल्यू 15 होगा। यानी कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि कोई भी चेंजेस आप फंक्शन के अंदर करते हो उस वेरिएबल के अंदर, तो उसका इफेक्ट आपको एक्चुअल आर्गुमेंट में भी देखने को मिलता है। मतलब एक्चुअल वैल्यू भी, यहाँ जो आर्गुमेंट की जो वैल्यू है एक्चुअल आर्गुमेंट की, वो भी आपका अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी इस केस में क्या था, यहाँ भी इसकी वैल्यू 15 होगा और जो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू है वो भी 15 हो गया, क्योंकि एड्रेस के अकॉर्डिंग आपने मैनिपुलेट किया। उस एड्रेस पे जो भी नंबर डेटा होगा उसको उसके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, राइट। तो इस तरह से देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में आपने देखा कि जो भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर कोड के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन करोगे वो सिर्फ वहां आपको शो करेगा, लेकिन जो एक्चुअल आर्गुमेंट है उसमें वो डिस्प्ले नहीं होगा, उसमें इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें इसका इफेक्ट दोनों जगह होगा, यानी जहां फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी ऑपरेशन किया हुआ है वो एक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा। समझ में आ गई बात। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन इन्वोकिंग। इसका मतलब है कि फंक्शन को कितने तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट टाइप है जहां पे आप वाइड फंक्शन डिक्लेयर करते हो और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। इस तरह के भी फंक्शन आप लोगों ने अभी डिक्लेयर किया है, तो देखो इस तरह से भी फंक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरा टाइप है इसका नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, यानी इसमें आर्गुमेंट तो नहीं हो सकता। जैसे देखो मैंने यहाँ डिस्प्ले बनाया है, इसमें आर्गुमेंट नहीं है बट ये रिटर्न टाइप हो सकता है, यानी वाइड के अलावा कोई अदर डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब रिटर्न टाइप होगा तो फंक्शन में क्या करना होगा, आपको यहाँ कहीं ना कहीं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, कुछ भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है आपका, इसमें आर्गुमेंट हो सकता है बट नो रिटर्न टाइप। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया वाइड डिस्प्ले
अब इसमें कोई आर्गुमेंट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर ए का आर्गुमेंट डिफाइन किया है बट इसमें रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि वॉइड बनाया है, तो इस तरह से फंक्शन बना सकते हो। ये फंक्शन है विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, यानी आप फंक्शन को चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, ये आर्गुमेंट भी इसमें पास कर सकते हो। देखो मैंने सिंगल आर्गुमेंट पास किया, जितनी रिक्वायरमेंट हो आप पास कर सकते हो, मतलब आर्गुमेंट होना चाहिए और साथ में रिटर्न टाइप भी होना चाहिए। तो ये रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया तो यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न इंटीजर करना पड़ेगा इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके 4 कैटेगरीज है, यानी ये 4 टाइप से आप फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। जनरली जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उस समय आपकी जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई स्पेशल चॉइस नहीं होता कि आपको ये बनाना है ये नहीं बनाना है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप बना सकते हो। बट स्पेशल केस में कई बार एग्जाम में मेंशन होता है कि आपको रिटर्न टाइप्स के हेल्प से बनाना है या वॉइड से बनाना है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 4 तरीके से फंक्शन को आप डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें एरे को पास करना है एज एन आर्गुमेंट, यानी एज ए पैरामीटर आपको फंक्शन में एरे कैसे पास करोगे, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टोटल ये फंक्शन का नेम डिक्लेयर किया है और इसमें आर्गुमेंट मैंने डेटा लिया है जिसको मैंने एरे बनाया है। एरे में आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पर इसके साइज को मैंने एम्प्टी किया है, आपको एम्प्टी रखना है, यानी इसमें जो भी नंबर आप पास करोगे कॉल करते समय ऑटोमेटिकली इसका साइज डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको एरे डिक्लेयर करते समय आर्गुमेंट में यहाँ पे साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी नंबर्स आप एरे में पास करोगे उन सभी नंबर का ये क्या करना चाहिए, सम करना चाहिए इसको। तो देखो यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने 0 लिया है। एक चीज और यहाँ नोटिस कीजिए, साइज ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या है, एरे जो भी पास करोगे उसका ये साइज कैलकुलेट करेगा। मान लो इसका साइज इसने 10 कैलकुलेट किया है, तो मैंने क्या किया है 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 5 इंटीजर के लिए इसने मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड किया है। 2 से मैंने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूं जो मेरा कंपाइलर है वो 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है इंटीजर के लिए। यदि आपका सिस्टम 4 बाइट लेता है तो वहां पर आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर जो सम प्लस डेटा ऑफ आई, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगा तो देखना है इसके 0 वाले डेटा को ऐड करेगा, फिर 1 वाले डेटा को ऐड करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, इस तरह से 1 बाय 1 ये सभी डेटा को ऐड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोई ब्रेसेस यूज नहीं किया है, तो ये देखो फॉर लूप के अंदर सिंगल लाइन है इसलिए ब्रेसेस ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया और इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सम प्रिंट कर दिया है। ओके, अब यहाँ देख सकते हो कि ये जो एरे जब कॉल करोगे तो कॉल करते समय यहाँ जो एरे आपने पास किया था इसके लिए आप यहाँ आर्गुमेंट पास करोगे इस तरह से। देखो ये एरे एक वेरिएबल लिया है, यहाँ भी मैंने साइज नहीं दिया बट यहाँ चाहो तो आप साइज डिफाइन कर सकते हो और यहाँ डायरेक्टली मैंने नंबर पास कर दिया। यस, आप यूजर्स एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हो, यानी एरे डिक्लेयर करोगे फिर यूजर से एंट्री करोगे, लूप चलाओगे और फिर 5 नंबर एंटर करोगे और वो फिर यहाँ पे इस तरह से पास करोगे। मैंने यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है 5 नंबर्स। ये 5 नंबर देखो एरे में पास होगा और ये वाला जो एरे है ये यहाँ कॉपी होने वाला है डेटा में। और ये जब सारा एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी हो जाएगा एरे का तो उसके बाद एक एक एलिमेंट को ऐड करके यहाँ पे ये शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप एरे को आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हो। यस, आप यहाँ ये सोच रहे हो कि एरे मैंने लिया है, क्या सेम लिया जा सकता है डेटा? यस, जैसा मैंने पहले बताया, सेम वेरिएबल जो यहाँ डिक्लेयर किया है उसी नेम से डिक्लेयर कर सकते हो या किसी अदर नेम से भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट आपको पास करना है और उसका लेंथ काउंट करना है। ओके, तो देख सकते हो मैंने str लेंथ एक फंक्शन लिया और इसमें कैरेक्टर एरे लिया है और इसका साइज भी आपको एम्प्टी रखना है, यानी इसमें जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे ऑटोमेटिकली उसकी साइज को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे हेलो पास किया है तो कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से ये हेलो ये स्टोर हो जाएगा और इसमें नल असाइन हो जाएगा, जो कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, नल होता है, राइट। तो इस तरह से ये मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड कर लेगा। उसके बाद देखो आई की वैल्यू मैंने 0 असाइन किया है। स्ट्रिंग आई का मतलब है 0 पोजीशन पे चेक करेगा, नल नहीं है। तो देख रहे हो 0 पोजीशन 1 2 3 4 5 ये चेक करेगा, नल नहीं है, तो आई प्लस प्लस मैंने कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि इसमें आर्गुमेंट की तरह कैसे पास करते हैं स्ट्रिंग को। बाकी ये प्रोसेस आई प्लस प्लस होता रहेगा कब तक, जब तक ये नल तक कर्सर नहीं आएगा। जैसे ही नल यहाँ आएगा ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा आपका लूप और इसकी लेंथ को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। ओके, उसके बाद देखो मेन में हमने कॉल किया था, ये मैंने बताया था, यहाँ जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे वो इसमें कॉपी कर देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ये लूप एग्जीक्यूट करके उसका लेंथ काउंट करेगा।
ओके, तो जस्ट यहाँ पे मैंने ये फोकस किया है कि स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं और एरे कैसे पास करते हैं। तो इस एग्जांपल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन लिया है जिसमें टू नंबर का स्वैपिंग करना है, जिसको हम लोग अभी कॉल बाय वैल्यू के हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपको टू आर्गुमेंट पास किया है। देखो स्वैप मैंने फंक्शन का नेम लिया है, कुछ भी ले सकते हो। ए और बी टू आर्गुमेंट्स मैंने पास किया है। सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपने x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आपने 3 असाइन किया, डायरेक्टली असाइन किया। आप लोग चाहो तो यूजर से पास कर सकते हो। और यहाँ देख सकते हो x की 2 और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये 2 कॉपी होने वाला है इसमें, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है 2 और b की वैल्यू क्या होने वाला है, ये 3 हो जाएगा, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में, इसका जो सेकंड नंबर है इसके सेकंड आर्गुमेंट में कॉपी हो गया। ओके, अब देखो उसके बाद जो स्वैपिंग का लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया इसके अकॉर्डिंग आप कंपाइल कीजिए। t इक्वल ए, यानी a की वैल्यू में को t में स्टोर कर दो, तो t क्या हो जाएगा बता सकते हो, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर a इक्वल b, इसका मतलब है b की वैल्यू को a में स्टोर करो, तो a की वैल्यू क्या होने वाला है 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो t की वैल्यू को फिर से b में स्टोर कीजिए, तो b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू एक्सचेंज हो गया। क्या इनपुट किया था आपने, a की वैल्यू 2 और 3, और ये यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद ये आपका डिस्प्ले होगा। बट ये जो एक्सचेंज है ये बेसिकली टेम्पररी होता है, क्योंकि ये यहाँ पे अभी शो हो रहा है इस फंक्शन के अंदर। जो भी आप कोड करोगे उसका इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। यदि यहाँ पर आप x और y को प्रिंट करोगे तो इसकी जो ओल्ड वैल्यू है वही शो होने वाला है 2 और 3, यानी 3 और 2 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं। आप लोग चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पावर फंक्शन कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको कोई भी टू नंबर आप पास करोगे, जैसे सपोज करो 2 और 3, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पास किया है। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 8 आएगा। देखा आपने, 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने एक कॉपी के नेम से आपको फंक्शन बनाना है और यहाँ पे टू स्ट्रिंग पास करना है, और ये स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में कॉपी होना चाहिए। ओके, एक और फंक्शन आप बनाओगे जिसमें इज ऑड नेम से आपको फंक्शन बनाना है। इसमें एक नंबर पास करोगे और ये आपको रिटर्न करेगा 1। यदि आर्गुमेंट जो आपने पास किया है वो ऑड होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। ओके, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने जिसमें आपको ये सीरीज का सम प्रिंट करना है फंक्शन के हेल्प से। इसमें एन आर्गुमेंट फंक्शन में पास करोगे और सम होना चाहिए। तो ऐसे आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था, आप चाहो तो उन सबको फंक्शन के हेल्प से इंप्लीमेंट करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हेलो ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो अपने बॉडी के अंदर खुद को कॉल करे। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, सपोज करो यहाँ मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है और इसका ये जो बॉडी सेगमेंट है इसके अंदर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है, तो ये बन जाता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका इनिशियल कंडीशन, जिस कंडीशन पे इस फंक्शन का जो कॉलिंग है स्टॉप हो जाता है। और दूसरा पार्ट होता है आइटरेटिव। आइटरेटिव का मतलब है कि फंक्शन एक बार फिर से कॉल हो जाता है, यानी फंक्शन बार बार यहाँ पर इस पार्ट में कॉल होता रहता है जब तक कि इनिशियल कंडीशन मैच ना हो जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक फैक्ट फंक्शन बनाया है, इसमें नंबर आपने एक आर्गुमेंट पास किया है और मैंने कंडीशन चेक किया है। देखो यही है इनिशियल कंडीशन, एन की वैल्यू यदि 1 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये वाला सेक्शन रिटर्न करेगा जिसमें एन मल्टीप्लाई फैक्ट एन माइनस वन, इसके आर्गुमेंट में -1 कर दिया गया है, यानी इसके आर्गुमेंट की वैल्यू है वो -1 हो जाएगा, राइट। इसको कॉल करके देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने फैक्ट 5 पास किया है, यानी एन की वैल्यू क्या है 5 है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से वर्क करेगा फैक्ट 5। ये मैं कंपाइलेशन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो एन की वैल्यू क्या है, अभी ये 5 है। यहाँ कंडीशन ये इसमें पास करेगा, फिर एक कंडीशन चेक करेगा, एन की वैल्यू 1 है नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एन मल्टीप्लाई फैक्ट, यानी एन की अभी वैल्यू क्या है, ये 5 है। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, 5 मल्टीप्लाई
फैक्ट और यहाँ पे शो करेगा n-1। n-1 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है। अगेन देखो ये आइट्रेट करेगा, देखो ये आइट्रेशन पार्ट, यानी ये फिर से आइट्रेट करेगा, ये रिपीट करेगा। तो अब क्या होगा, ये 5 मल्टीप्लाई, देखो इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या होने वाला है, ये n की वैल्यू 4 होने वाला है। देखो फिर से यहाँ n की वैल्यू 4 सबमिट होगा, फिर एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एल्स पार्ट में आएगा और ये वाला पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, n मल्टीप्लाई, तो अभी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये क्या होने वाला है, फैक्ट, और ये यहाँ पर n-1 यानी ये 3 हो जाएगा, राइट। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट मैंने अभी किया नहीं है मल्टीप्लाई, मैं पूरा स्टेप्स एक एक करके यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट टाइम ये देखो फैक्ट, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर अब इनकी वैल्यू क्या है, 3 है। अगेन देखना यहाँ पर 3 पास होने वाला है, कंडीशन चेक करेगा, इनकी वैल्यू 1 है, नहीं है, यस, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, एल्स पार्ट में आएगा और क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अब देखो अगेन फिर से n मल्टीप्लाई, तो इनकी वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्ट n-1, यानी यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा। यस, ये सारे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो अगेन ये 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब देखो फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर अब इसकी n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको इस टाइम क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2 पास होने वाला है, फिर कंडीशन मैच नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएगा, इसको फिर से एग्जीक्यूट करने वाला है, n मल्टीप्लाई, तो n क्या है, 2, तो यहाँ देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से फैक्ट, और यहाँ पे क्या पास करेगा, ये 1। अब इस बार n की वैल्यू 1 होने वाला है, तो देखो ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई ये होता रहेगा हर स्टेप में, मैंने नहीं किया है मल्टीप्लाई, इस चीज को नोट करना। अब यहाँ पर ये देखो फैक्ट क्या है, 1 है, अब ये देखो n की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर ये चेक करेगा, 1 पास करेगा, फिर देखो अब कंडीशन मैच हो गया, देखना फर्स्ट कंडीशन मैच हो गया, तो इसका मतलब है क्या रिटर्न करेगा, अब ये इस बार 1 रिटर्न करने वाला है, यानी इस फंक्शन की जगह 1 रिटर्न करेगा। तो देख रहे हो इस तरह से फैक्टोरियल आपका ये कैलकुलेट हो गया। यस, ये हर स्टेप में ये कैल मल्टीप्लाई कर देता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको यहाँ दिखाया कि इस तरह से फाइनल आंसर इसका 120 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, एम के अंदर रिटर्न कर देगा। देखा आपने, तो इस तरह से ये रिकर्सिव फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है। रिकर्सिव फंक्शन का एक और एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर आपको a टू दी पावर b कैलकुलेट करना है, यानी दो नंबर आप पास करोगे a और b, और b की जो भी वैल्यू होगी वो a के नंबर के पावर में जाएगा। जैसे सपोज करो a की वैल्यू 2 आपने पास किया और b की वैल्यू यहाँ पर 3, तो 2 टू दी पावर 3 ये कैलकुलेट करके आपका आंसर 8 शो होने वाला है, राइट। तो देखो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है पावर, यहाँ पर आपने 2 इंटीजर पास कर लिया, और देखो b की वैल्यू 0 होगा तो ये 1 रिटर्न किया, ऐसा क्यों, क्योंकि ये किसी भी नंबर का पावर यदि 0 असाइन करते हो तो क्या होता है, ये 1 होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये राइट कर लिया, यदि b की वैल्यू 0 हो तो वो 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज देखो यहाँ मैंने क्या किया है, a मल्टीप्लाई पावर a की वैल्यू को मैंने फिक्स रखा है, b की वैल्यू को हर स्टेप में 1 माइनस कर दिया है, राइट। देखो इसको कंपाइल करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पावर में 2 और 3 पास किया है, तो आप देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, पावर 2, 3 इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है और ये क्या है, 3 है, तो देखिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होने वाला है, b की वैल्यू 0 है, नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में क्या लिखा है आपने, a मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू क्या है, ये वाला पार्ट हमारा ये है, और ये क्या है, ये b की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई, ये देखो पावर, और आप देख सकते हो फंक्शन में a की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, यानी ये फिक्स है, तो a की वैल्यू को फिक्स करोगे, और यहाँ b-1 होने वाला है, तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अगेन देखो एक बार फिर से ये आइट्रेट होगा, रिपीट होगा, ठीक है, तो ये देखो ये 2 को मैं एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, और इस पावर को फिर से रन करो, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, a और b की कंडीशन चेक करो, अगेन एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में इसको फिर से रन करो आप, तो क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई, यानी a की वैल्यू क्या है, 2 है, ये देखो ये a है और ये b है, तो अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ -1, तो b की वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर a की वैल्यू फिक्स होगा 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर ये पावर, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे a, और ये इसकी b की वैल्यू है, राइट। अब फिर से कंडीशन चेक करो, यहाँ ये
क्या है, 2 है, 2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ये आपका 1 है। एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई, इस बार ए की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, अगेन 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ अब जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 2, और यहाँ आ जाएगा 0। देख रहे हो आप, 1 माइनस 1 यानी 0, राइट। अब देखो ए की वैल्यू है और ये क्या है, बी की वैल्यू है। अब देखना है इसके अकॉर्डिंग, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 इसको एज इट इज मैंने लिखा है, और ये मल्टीप्लाई कर देगा इंटरनली, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ शो किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 अब ये देखो पावर 2, 0 यानी बी की वैल्यू क्या है, 0। अब ये देख सकते हो कंडीशन मैच हो गया, बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ पे आपने राइट कर दिया 1। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई करके आपके स्क्रीन पे 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरह से 8 आपका प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप लॉजिक सर्च कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें आपको स्ट्रिंग का रिवर्स करना है, और वो भी रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से करना है। तो देखो इसमें फंक्शन में 3 पैरामीटर्स मैंने पास किया है। फर्स्ट पैरामीटर में आप स्ट्रिंग पास करोगे, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर इस तरह से पास किया है, पिक्सल्स आप देख सकते हो, स्ट्रिंग मैंने पास किया है, और इसका स्टार्टिंग पोजिशन 0 है, यानी इसमें 0 कॉपी हो जाएगा, और एंड पोजीशन क्या है, इसका 6 है, 6 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग के अंदर ये पिक्सल्स कॉपी है, राइट। अब देखते हैं ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, ये क्या होगा, ये इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिटर्न वैल्यू आपको पास करने की जरूरत नहीं है, ये इसके प्रोसेस को यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। अदरवाइज ये वाला टास्क एग्जीक्यूट होने वाला है, आप देख सकते हो टेम्प में, यहाँ पर ये मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें ये स्ट्रिंग का बिगनिंग पोजीशन क्या है, बिगनिंग पोजीशन 0। तो 0 पोजीशन पे जो भी डेटा है उसको मैंने यहाँ पर टेम्प में स्टोर कर लिया, यानी टेम्प के अंदर अभी क्या है, पी मैंने स्टोर कर लिया, राइट। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग का बिगनिंग पोजीशन है, उसके स्ट्रिंग के एंड पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया, यानी ये जो एस है वो पी की जगह पे यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से ये एस यहाँ पर ये आ गया, राइट, यानी बिगनिंग पोजीशन पे एस आ गया। उसके बाद देख सकते हो जो टेम्प में कैरेक्टर है उसको एंड पोजीशन पे राइट करना है, तो टेम्प में क्या है, अभी पी है, तो इस पी को फिर इस वाले पोजीशन यानी यहाँ पर स्टोर कर देगा, ये पी देखिए, एस और पी का इस तरह से मैंने एक्सचेंज कर लिया, राइट। अब इसी तरह से अगेन, अब यहाँ देख सकते हो फिर से फंक्शन को कॉल किया है स्ट्रिंग, और यहाँ बिगनिंग में +1 कर दिया है और एंड में -1 किया है। तो बिगनिंग अभी क्या था, 0 था, तो 0 + 1 तो ये 1 हो जाएगा, और एंड क्या था, एंड 6 था, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा। अब अगेन देखो यहाँ पर फिर से, अब बिगनिंग क्या हो चुका है, ये 1 हो चुका है, राइट। तो यहाँ से 1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो टेम्प में स्टोर करेगा, तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, आई स्टोर होने वाला है। और उसके बाद फिर एंड पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको बिगनिंग में स्टोर कर देगा। बिगनिंग मींस इस बार बिगनिंग 1 है, ये ध्यान रखना है, ये 1 पोजीशन है। तो 5th पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा उसको 1 पे स्टोर कर देगा, तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर स्टोर होने वाला है। और टेम्प में क्या है, आई है, आई फिर कहाँ होगा, एंड पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ एंड पोजीशन अभी क्या है, 5 है, तो यहाँ पर ये देखिए आई स्टोर हो जाएगा, इस तरह से देखा आपने। उसके बाद अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, बिगनिंग 1 प्लस हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो अब अगेन क्या होगा, 4th पोजीशन में और 2 पोजीशन पे जो डेटा है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 पोजीशन पे क्या है, x है, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा और l यहाँ पे आ जाएगा, और ये e सिंगल एलिमेंट है, एज इट इज यहाँ पे ये अपने आप को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से देख रहे हो, ये आपका रिवर्स हो गया स्ट्रिंग का, राइट। तो इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन का आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को कब और कहाँ यूज करोगे। तो देखो इसके दो तरह के वेरिएबल्स के स्कोप हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो किसी एक ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर करते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डिस्प्ले फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, और इसकी वैल्यू मैंने असाइन किया हुआ है 5, यानी इसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसका यूज आप सिर्फ इसी फंक्शन के अंडर कर सकते हो, इस फंक्शन से बाहर इसका यूज करोगे इसको तो ये एरर शो करेगा, वर्क नहीं करेगा, राइट। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल जो किसी ब्लॉक या फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हो, जैसे यहाँ मैंने इंटीजर =10 असाइन किया हुआ है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, यानी ये डिस फंक्शन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो। तो ये लोकल एंड ग्लोबल दो तरह से वेरिएबल का स्कोप आप डिफाइन कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस। सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे स्टोरेज क्लासेस दिए हुए हैं जिसके हेल्प से आप
वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल, यानी आप जो अभी तक सिंपल वेरिएबल इस तरह से आपने डिक्लेयर किया है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल है। इसके साथ ऑटो कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। देखो इसका स्कोप वेरिए लोकल होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ फंक्शन में मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। यदि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है तो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। जब इसको प्रिंट करोगे तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, यदि आपने इसकी वैल्यू इस तरह से असाइन नहीं किया है। इसको ऑटो कीवर्ड से डिफाइन करना जरूरी नहीं है, एक्सप्लिसिटली ऑटो कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है और ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता, रिटेन नहीं करता। जब फंक्शन एग्जिस्ट होता है और दोबारा रिकॉल होता है तो पुरानी वैल्यू को ये रिटेन नहीं करता। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो होता है। जैसे आपने यहाँ पर स्टैटिक इंटीजर x डिफाइन किया है तो x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो होगा। यदि आप इसमें कोई भी नंबर पास नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो माना जाएगा। और ये वैल्यू को रिटर्न करता है जब इसको मल्टीपल टाइम फंक्शन को कॉल करोगे तो प्रीवियस वैल्यू को ये रिटेन करेगा। और इसको लाइफ में एक बार ही इनिशियलाइज किया जाता है, ये इसका डेफिनेशन है, ये आप याद रखिए। और यहाँ मैंने एक एग्जांपल से इसको शो किया है, देख सकते हो डिस्प्ले फंक्शन लिया है। इसमें देखो यहाँ मैंने ऑटो वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू मैंने जीरो असाइन कर दिया है। इसको जीरो असाइन करना पड़ेगा और इसमें मैंने +1 किया है और ए को प्रिंट कर लिया है, राइट। इसी तरह एक सिमिलर फंक्शन मैंने लिया है शो, और इसमें देखो स्टैटिक इंटीजर बी लिया है और इसको जीरो इनिशियलाइज नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये जीरो होता है, ओके। और इसमें बी प्लस प्लस किया है और यहाँ मैंने बी को प्रिंट कर लिया है, ओके। अब देखो क्या होगा, इस डिस्प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ 3 टाइम कॉल किया है तो ये देखो क्या प्रिंट करेगा, ये इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो प्लस वन यानी +1 का मतलब 1 प्रिंट करेगा। अगेन जब दूसरी बार कॉल करोगे तो फिर से जीरो हो जाएगा, यानी ये प्रीवियस वैल्यू को इसने रिटेन नहीं किया। यही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। यानी इसको एक और बार रन करोगे तो फिर से ये जीरो होगा और उसमें ये +1 होगा तो ये प्रिंट करेगा 1। और अगेन ये क्या होगा, 1 होगा, यानी इसका आउटपुट 1 1 1 ये आने वाला है। इसी तरह जब शो को आप कॉल करोगे, यहाँ 3 टाइम कॉल किया है तो देखो फर्स्ट टाइम इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये जीरो में 1 प्लस करेगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखो ये इस वैल्यू को रिटेन करेगा और नेक्स्ट टाइम जब शो को कॉल करोगे तो अगेन बी प्लस प्लस किस में होगा, ये 1 के साथ प्लस प्लस होगा और इसकी वैल्यू 2 होगा। एक और बार कॉल करोगे तो 3 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा ऑटो और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि दोनों में डिफरेंशिएट करो एग्जाम्पल के हेल्प से, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल वेरिएबल। देखो एक्सटर्नल वेरिएबल या ऐसे स्टोरेज क्लासेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपके प्रोग्राम में नहीं होती है, बट आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, तो आप कर सकते हो। तो देखो एक्सटर्नल वेरिएबल, ये इसका स्कोप ग्लोबल होता है और इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है इसका भी जीरो होता है स्टैटिक की तरह। और इसको जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड डिक्लेयर करते समय यूज करना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो, फाइल 1 में मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे x डिफाइन किया है 10। यदि दूसरे फाइल में यदि इसी वेरिएबल को जब आप डिफाइन करते हो सेम नेम से तो यहाँ पे आपको एक्सटर्न लिखना होता है। इससे ये इंडिकेशन होता है कंपाइलर को कि ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ x डिफाइन किया है ये इस पहले से किसी फाइल में ये डिक्लेयर किया हुआ है। और ऐसा तब करते हैं जब दोनों फाइल को हमें एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होता है, यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर फाइल 1 और फाइल 2 दोनों फाइल अवेलेबल है और इसके वेरिएबल को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक्सटर्न कीवर्ड आपको यूज करना होता है। बाकी इसका नॉर्मल यूज है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं वैसे आप इसका भी यूज करोगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं रजिस्टर वेरिएबल। देखो रजिस्टर कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी डेटा आप इनपुट करोगे वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। इसकी वजह से वो फास्ट एक्सेस होगा और इसके एड्रेस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी जैसे ही रजिस्टर कीवर्ड से आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, एक कंपाइलर को बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो भी वैल्यू इसने एंटर किया है वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दे। एक्सटर्नली यानी आपको प्रोग्राम में इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला है, जो नॉर्मल वेरिएबल है और रजिस्टर वेरिएबल है, बट इंटरनली ये सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, ये वर्क करता है। और इसका स्कोप लोकल होता है, जैसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरह से आप इस रजिस्टर वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हो।
यहाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस राइट कर दिए, आप लोग चाहो तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने सिंपल मेथड से किया होगा, इस बार आपको रिकर्सिव मेथड से करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से फिबोनिक सीरीज आपको प्रिंट करना है। फिबोनिक सीरीज आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जीरो जीरो के बाद वन प्रिंट होगा, फिर इन दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो क्या होगा, वन, फिर इन दो डिजिट को यानी प्रीवियस टू डिजिट को ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है। इस वन और टू को ऐड करोगे तो थ्री, थ्री और टू को ऐड करोगे फाइव, फाइव और थ्री को ऐड करोगे एट। इस तरह से ये नंबर आपका जनरेट होता है, इसी को हम लोग फिबोनाची सीरीज कहते हैं, राइट। तो इसको भी रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें ये रिकर्सिव फंक्शन है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का रिवर्स करना है। आई थिंक ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है जिसमें स्ट्रिंग इनपुट करना है और इसमें ये चेक करना है वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप कोई भी नेम इनपुट करते हो, इसको रिवर्स करोगे तो भी ये नितिन सेम नेम आता है, तो इस तरह से ये क्या है, ये आपका पैलिंड्रोम है। तो आपको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करना है और ये मैसेज डिस्प्ले करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे और क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।